सुबह फोटो झकास बना दीजिए। अरे गुड इवनिंग दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस एनर्जेटिक क्लास में। जैसा कि आपको पता होगा, हम लोग जनरल मीटिंग चैप्टर को पढ़ रहे थे और आप सभी का मैं चाहूंगा कि प्रेजेंस मुझे मिले ताकि मैं भी हिम्मत के साथ आपसे जुड़ सकूं। सबसे पहले तो ये 84 पेजेस का जो नोट्स है, मुझे जो याद आता है, आज बुक टॉपर्स वाली यहाँ पे है नहीं जहां से मैं लाइव कर रहा हूं आपको, तो कोई जरूरत नहीं है बुक की। आप है, मैं हूं और हम लोगों की ज्ञान की बातें, तो बुक करने की क्या जरूरत, बुक की कोई जरूरत भी मुझे महसूस नहीं हो रही है। लास्ट क्लास में हम लोग वोटिंग पढ़ रहे थे और वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स हम लोगों ने पढ़ा था। अगर आपको याद हो तो अब हमारे सामने एक टॉपिक है, उसका नाम है पोस्टल बैलेट, वोटिंग थ्रू पोस्टल बैलेट। ये टॉपिक अपना बाकी लग रहा है जी दोस्तों, वोटिंग थ्रू पोस्टल बैलेट। तो आप सब लोग जुड़ जाते हैं तो और अच्छा लगता है जी। सर, आज की जो टॉपिक है वो है वोटिंग थ्रू पोस्टल बैलेट। सर, हंसाने के लिए बच्चों को बताता हूं कि पोस्टल बैलेट जो कंसेप्ट है सेक्शन 110 में दिया गया है और 110 में वो गाना सुनाता हूं बच्चों को कि 10 बातें हैं, 10 मैटर्स हैं विच कैन बी पास्ड ओनली थ्रू, 10 बातें हैं विच मस्ट बी पास्ड ओनली थ्रू पोस्टल बैलेट, पीबी। मतलब 10 ऐसी चुनिंदा बातें हैं जो लॉ मेकर को लगता है कि इन 10 बातों को केवल और केवल पोस्टल बैलेट से ही डिस्कस करना चाहिए। वो 10 बातें क्या है, वो कौन सी है 10 बातें, इसका लिस्ट मैं आपको बताऊंगा आज। लेकिन पहले यह सीखना होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोस्टल बैलेट, पोस्टल बैलेट का मतलब क्या होता है। दोस्तों, आज तो हम लोग 7 बजे वाले टाइम पे आए हैं और मिशन वाले ग्रुप में भी, जी दोस्तों, मिशन वाले ग्रुप में इसको जोड़ देते हैं, मिशन वाले ग्रुप में इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। ओके दोस्तों, तो आइए जनाब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, मिशन वाले ग्रुप में जोड़ लेते हैं और फिर उसी से हम लोग आगे भी बढ़ते हैं। जी दोस्तों, अभी आप लोग जुड़े नहीं हैं तो मैं चाहूंगा कि हम सब लोग जुड़ जाएं एक साथ। जी बेटा, चलिए तब तक मैं इसको कोशिश करता हूं फॉरवर्ड करने की, कुछ बच्चे इसी बहाने हमारे साथ जुड़ जाते हैं। क्या बोलते हैं आप लोग, है ना, क्या बोलते हैं? तो जी सर, बिल्कुल जुड़ जाएंगे हम लोग। जी बेटा, अपकमिंग सीए इंटर मिशन, अपकमिंग में क्या है, इज इट लाइव बेटा? ये लाइव है ना? चलिए कोई नहीं, चूंकि ऐसा तो होगा नहीं कि एक भी व्यूअर नहीं जुड़ा हो, इसलिए मुझे लगा, चलिए कोई नहीं, मैं इसको शेयर करता हूं। चलिए आप लोग जुड़ते रहें, इसको कर लेते हैं हम लोग। चलिए आप लोग आराम से जुड़िए, इसको कॉपी कर लिया, आराम से जुड़िए बेटा। जब कोई भी है नहीं तो थोड़ी मैं भाई बहनों से जुड़ जाऊं, क्या बोलते हैं आप लोग? यहां से खोल लिया मैंने टेलीग्राम, टेलीग्राम, TELE, टेलीग्राम, टेलीमेंट्री हो गया, टेलीग्राम। जी भाई, टेलीग्राम है नहीं, टेलीग्राम।
यहाँ पे कुछ है नहीं लगता है, कोई नहीं सर, मैं खुद से ही शेयर कर लेता हूं। जी दोस्तों, इसमें तो अपकमिंग दिखा रहा है। ऐसा क्यों है हुआ? अपकमिंग दिखा रहा है, तो मैं व्हाट्सएप खोल लेता हूं। व्हाट्सएप ऐप पे आ गए हम लोग और यहां से शुरू कर लेते हैं। आ जाओ, जल्दी आ जाओ भाई। वाह, जी दोस्तों, कैसे होगा ये मिशन? चलिए दोस्तों, खैर छह ही पार्टिसिपेंट्स हैं, बहुत अच्छी बात है बेटा। चलिए दोस्तों, चलिए भाई लोग, चैनल तो ठीक है, अभी आप लोग शायद मजे ले रहे हैं इसलिए नहीं आए हो। चलिए दोस्तों, अपना सो मस्ट गो ऑन हम लोग शुरू करते हैं। जी दोस्तों, तो पोस्टल बैलेट की हम लोग बात कर रहे थे और पोस्टल बैलेट में क्या क्या बातें हो गई थी ये देखना है हम लोग को। ब्रॉडकास्ट है, जी दोस्तों। अरे वाह भाई विशाल जी, गुड इवनिंग सर। अरे बेटा कहाँ रहते हो तुम, बताओ, हम तो सोचे कोई नहीं है। चलो भाई विशाल जी, इतनी जल्दी जल्दी थकेंगे कैसे, काम चलेगा बताइए? आप तो अच्छे बच्चे हैं, आप भी थक गए। चलिए, थक गए तो थकान दूर कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है जनाब। चलिए, ओके दोस्तों, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। तो अभी हम लोग विशाल आपके आने से पहले बात कर रहे थे, सत्यम कहाँ है, शर्मा जी कहाँ है, ये लोग कहाँ है मेरे बच्चे, फटाफट जुड़ जाइए, ऐसे कैसे काम चलेगा। अभी हम लोग पोस्टल बैलेट का रिवाइज कर रहे थे। पोस्टल बैलेट की डिमांड तो कुछ होता नहीं, 10 बातें हैं, उन 10 बातों को मैंडेटरली पोस्टल बैलेट से ही बात करना है सर। लेकिन सवाल ये उठता है कि पोस्टल बैलेट का जो सेक्शन है 110,
और इसके साथ जो रूल है रूल नंबर 22, वो क्या कहता है? वो कहता है बेटा, वो शुरू ही होता है, यही बेटा हमने पढ़ाया था आपके आने से पहले विशाल जी, और बहुत अच्छे बच्चे आप शर्मा जी को भी बुला लीजिए, आपका दोस्त है वो। Notwithstanding anything contained in this act, a company shall, in respect of such item of business as the central government may by notification declare to be transacted only by means of postal ballot and may, यहाँ पे shall भी और यहाँ पे may भी है, मतलब एक कंपनी को उन बिजनेस को तो ट्रांजेक्ट केवल और केवल करना है पोस्टल बैलेट से, एंड मे इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी आइटम ऑफ बिजनेस अदर देन ऑर्डिनरी बिजनेस। आप लोग को पता होगा आइटम ऑफ बिजनेस अदर देन ऑर्डिनरी बिजनेस एंड एनी बिजनेस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच डायरेक्टर्स और ऑडिटर्स हैव राइट टू बी हर्ड एट एनी मीटिंग। मतलब कह रहा है कि पोस्टल बैलेट का जो स्कोप है वो उन मैटर के लिए तो है ही, पोस्टल बैलेट का स्कोप उन मैटर्स के लिए तो है ही, जो मैटर्स, जो बातें, उन बातों के लिए तो है ही बेटा, जो बातें सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर देगी वो तो मैंडेटरी है। लेकिन कंपनी के पास चॉइस है, ए कंपनी में ट्रांजेक्ट एनी अदर मैटर्स, लेकिन सिर्फ दो को छोड़कर। फिर से बताइए, अगर विशाल जी और आप अगर जुड़े हैं तो क्या वेदर ऑर्डिनरी बिजनेस, जिसको अड्डा बोलते थे, एजीएम में होता था ना ऑर्डिनरी बिजनेस, क्या ऑर्डिनरी बिजनेस या कोई ऐसा बिजनेस जिसके संदर्भ में डायरेक्टर और ऑडिटर को, है ना, हैव अ राइट टू बी हर्ड, सुनवाई का मौका मिलता है, क्या बेटा, राइट टू बी हर्ड एट एनी मीटिंग। आप दिल से बताइए कि क्या इन मैटर्स के लिए भी पोस्टल बैलेट यूज हो सकता है? यस के लिए वाई और नो के लिए नो, एन। तो मेरे हिसाब से आपका जवाब ये होना चाहिए कि जो स्पेसिफाइड 10 बातें हैं जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं, इनके लिए तो पोस्टल बैलेट ही एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है, लेकिन बाकी चीजों के लिए पोस्टल बैलेट रास्ता नहीं है। कंपनी चाहे तो कर सकती है और चाहे तो नहीं भी कर सकती है। इन सच मैनर एज में भी, जी दोस्तों बहुत अच्छे, इन सच मैनर, जी ये छोटा सा एक पॉइंट दिया हुआ था और कोई बात नहीं सर, यहां से हम डाउनलोड में आ गए और यहां पे हमारे पास ये शायद होगा। कहां भाग गया बेटा? डाउनलोड्स में ही था, चैप्टर 4। नहीं, ये आपके पास कहीं और भाग गया है, तो भाग गया तो उसको मैं खोज देता हूं आपके लिए। चलिए दोस्तों, ये बड़ा दुर्भाग्य है। सर्वर एरर यहां पे है, डेस्कटॉप पे ही है। चलिए दोस्तों, खैर तो यहां पे बेटा यही लिखा हुआ है कि कोई और भी बातें ट्रांजेक्ट हो सकती है, लेकिन वो बातें जो होनी चाहिए, जो ट्रांजेक्ट आप करवा रहे हैं, वो किसके थ्रू? जी, अदर देन मी। कोई आया नहीं है अदर देन मी, वही तो मैं सोच रहा हूं। नहीं, एक और कोई भाई है। हाँ बेटा, सबके अपने अपने वो होते ना, एजेंडा होता है, तो उनके एजेंडा पूरा हो गया तो इसलिए वो नहीं आए होंगे। कोई बात नहीं, आप आ गए यही बहुत है बेटा, आप आ गए यही बहुत है। जी बेटा, फटाफट जुड़ जाते हैं। इफेक्ट ऑफ द एक्ट में हम लोग बात कर रहे थे
कि भाई किन किन चीजों को पोस्टल बैलेट से लाया जाए। प्रोवाइडेड दैट एनी आइटम ऑफ बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड बाय मींस ऑफ पोस्टल बैलेट अंडर क्लॉज ए में कौन सा क्लॉज ए की बात कर रहा है? 110 का जो क्लॉज ए है, मे बी ट्रांजेक्टेड एट जनरल मीटिंग, मतलब पोस्टल बैलेट का एक्सेप्शन आ गया आजकल मार्केट में। इवन सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई मैटर पोस्टल बैलेट के थ्रू ट्रांजेक्ट करने की बात कह दिया है, उसके बावजूद भी बेटा, उसके बावजूद भी कोई बात कह भी दिया, उसके बावजूद भी अब आप उस मैटर को जनरल मीटिंग में भी ट्रांजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर ये फैसिलिटी उन्हीं कंपनियों को दी गई है जिनके लिए सेक्शन 108, नमस्ते सर मैं वेट कर रहा था 6 बजे, हे भगवान गलत हो गया ना शर्मा जी, चलिए कोई नहीं, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। अब हमारा विशाल अकेले नाराज हो रहा था, विशाल का जोड़ीदार शर्मा जी आ गए। बेटे अब आप मुझे बताओ पोस्टल बैलेट के लिए सेक्शन कौन सा है, पहले ये तो बताओ शर्मा जी, है ना, फटाफट बताइए। 110 में पोस्टल बैलेट की बात होगी जिसमें घर बैठे पत्राचार के माध्यम से आप वोटिंग करेंगे। इसमें एक छोटी सी बात का और जवाब दीजिए, है ना, इसमें 2 बातें सीखने वाली है। पहला मुझे बताइए, 2 बातें सीखने वाली है, पहला बताइए, पहला क्या है कि कोई भी कंपनी है दोस्तों, उसको वो सारी बातें जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी उसको केवल पोस्टल बैलेट से ही करना है। और इसमें हमने अभी शर्मा जी यही बताया कि 10 बहाने करके ले गया दिल, तो नहीं, 110 में 10 बातें हैं जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया है। इन 10 के अलावे किसी भी बात को आप चाहे तो इसके थ्रू डिस्कस कर सकते हैं। किसके थ्रू? पोस्टल बैलेट के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन इन माइनस कर लीजिए इन बातों को, यानी कोई ऑर्डिनरी बिजनेस है जिसको अड्डा बोलते हैं, अड्डा वाली बातों को, या कोई ऐसी बात जिसके लिए डायरेक्टर्स और ऑडिटर्स के पास सुनवाई का मौका है, सर सुनना है तो फिजिकल जीएम ही होना चाहिए, वहां पे पोस्टल बैलेट ठीक नहीं होगा। तो शर्मा जी आप इतना, सर कन्वर्जन ऑफ कंपनी इनटू अदर कंपनी इंपोर्टेंट है? नहीं बेटा वो इंपोर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो हमारे स्टडी मटेरियल में नहीं दिया है, मैंने अपने नोट्स में दिया है मेरे बच्चे, लेकिन वो आपको ध्यान नहीं देना, उसके बजाय आप इसको ध्यान दीजिए। जी दोस्तों अब आगे चलेंगे, आगे हमारे पास है छोटा सा पॉइंट, वो ये है कि क्या जो 10 बातें क्लॉज ए में दिया है, शर्मा जी आप बता दे तो मजा आ जाए। ये लाइन जो बच्चा बता देगा मैं मान लूंगा कि वो अच्छा बच्चा है। व्हाट इज दिस लाइन? व्हाट दिस लाइन प्रोवाइड्स फॉर? ये लाइन क्या बताता है? प्रोवाइडेड दैट एनी आइटम ऑफ बिजनेस रिक्वायर्ड टू बी ट्रांजेक्टेड बाय मींस ऑफ पोस्टल बैलेट अंडर क्लॉज ए may be transacted at GM by a company which is required to provide the facility to members to vote by electronic means under section 108 in the manner provided in that section। कह रहा है कि है ना, provided that any item of business required to be transacted by means of postal ballot, पोस्टल बैलेट से अगर कोई मैटर ट्रांजेक्ट होने वाला है और उसके लिए सरकार ने, सीजी ने प्रिस्क्राइब कर रखा है, सर इसका मतलब बता दीजिए, सभी बच्चे बता दीजिए, मजा आ जाएगा। तो मे बी ट्रांजेक्टेड, शिवम बेटा मे बी ट्रांजेक्टेड का क्या मतलब है? भले सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि ये मैटर 110 के थ्रू होगा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइजो ऐड कर दी कि उन मैटर्स को कोई कंपनी जिसको सेक्शन 108 की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है उसके तहत चाहे तो उन मैटर्स को बेटा किसके थ्रू भी करा सकता है? जीएम में। बट उस जीएम में जीएम प्लस ई वोटिंग याद है किसी को? सेक्शन 108। ऐसी कंपनी जिसके इक्विटी शेयर्स लिस्टेड हो, या ऐसी कोई भी कंपनी जिसमें 1000 से ज्यादा शेयर होल्डर्स हो, है ना, उनके लिए ई वोटिंग फैसिलिटी देना मैंडेटरी है। मेंबर्स के लिए चॉइस है। बेटा अगर आप में से किसी को समझ में आया तो ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन फंसता है बेटा। सर समझ में आया हो शर्मा जी तो बताइए, क्या सर बताने की कोशिश कर रहे हैं? अब क्या है कि इसका मेथोडोलॉजी क्या है, और मेथोडोलॉजी क्या है पहले तो ये बताइए। सर if a resolution is sent to by the requisite majority of the shareholders by means of postal ballot, it shall be deemed to have been duly passed at the general meeting convened in that behalf।
सर अगर किसी मैटर पे पोस्टल बैलेट से आपने वोटिंग कराई और उसमें रिक्विजिट मतलब रिक्वायर्ड मेजोरिटी यानी ओआर या एसआर के लिए जो मेजोरिटी है वो मेजोरिटी पूरी हो जाती है तो माना जाएगा कि वो जो रिक्विजिट रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है तो ये माना जाएगा कि भाई वो मैटर में कोई दिक्कत नहीं है। दिस सेक्शन 6(2) provide that central government may declare items of business that can be transacted only by postal ballot and also in respect of any item business other than ordinary business। obvious ही बात है सर, बार बार वही लिख रहा है कि ये सेक्शन अब ये एक्सप्लेनेशन देने लगा, इसी चीज को दोबारा बताने लगा। जी रूल 20, अच्छा बेटा नहीं रूल 20 तो आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपसे कुछ और पूछा था। खैर अच्छा है आपने इतना भी बोला। अब आप मुझे बताइए क्या अप्रूवल ऑफ एनुअल अकाउंट, चलिए जिनसे पूछा जाए वो बताइए, क्या अप्रूवल ऑफ एनुअल अकाउंट्स क्या पोस्टल बैलेट्स के थ्रू अप्रूव हो सकता है? मैं पूछ रहा हूं, इंडिया वांट्स टू नो। दोस्तों आपसे दुनिया जानना चाहती है क्या अप्रूवल ऑफ एनुअल अकाउंट्स कैन बी अप्रूव्ड बाय द मेंबर्स इन जीएम थ्रू पोस्टल बैलेट विदाउट कॉलिंग जीएम। आपका जवाब चाहिए मुझे, है ना शर्मा जी, आपका भी जवाब चाहिए, प्रयास कीजिएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। सब लोग बताइए, कहिए कि नहीं सर, क्योंकि ये जो अप्रूवल ऑफ एनुअल अकाउंट्स है आपने सब सेक्शन 1 में ही क्लैरिफाई कर दिया कि 10 बातें जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड की है उसमें भी अड्डा नहीं है, और आप चाहें तो जानबूझकर भी अड्डा वाले मैटर्स या ऐसे मैटर्स जिसमें ऑडिटर्स और किसको बेटा डायरेक्टर्स को हटा रहे हैं। जी बेटा डायरेक्टर्स को हटा रहे हैं और हटाने के लिए उसको एक मौका आप देते हैं। अगर मौका देने वाली बात है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड है, तो वहां पे चलबो ना, चलेगा नहीं। The section 6(2) provide that CG may declare items of business that can be transacted only by postal ballot and also in respect of any item business other than ordinary business and any business in respect of which directors or auditors may have right to be heard at any meeting। ये वाली लाइन है। खैर सर इसमें कंपनी मेट्रोलॉजी क्या फॉलो करती है मैं आपको बताता हूं। ये देखिए यहां मैनर दिया है सर, मैनर इन विच पोस्टल बैलेट शैल बी कंडक्टेड इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर रूल 22। रूल 22 में दिया है किस तरीके से, अगर किसी कंपनी को जी अड्डा, अच्छा डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, हाँ ये सब ऐसे मैटर्स है जो बेटा पोस्टल बैलेट से नहीं होगा, ये ऑर्डिनरी मैटर्स हैं, दैट शैल बी अप्रूव्ड बाय द मेंबर्स ओनली इन जनरल मीटिंग। दोस्तों इसमें कैसे काम करता है 110 जो सेक्शन है पीबी वाला पोस्टल बैलेट वाला, ये कैसे काम करता है, तो इसके लिए हमारे पास सेक्शन है 22। 110 कैसे काम करता है तो इसके लिए हमारे पास सेक्शन है 22 का मतलब है कि सॉरी रूल 22 है। और इसमें सबसे पहले कंपनी एक बेटा जो ड्राफ्ट रिजोल्यूशन की कॉपी है, ड्राफ्ट रिजोल्यूशन की कॉपी, बेटा ये मैनर बता रहा है, मतलब पोस्टल बैलेट कैसे काम करता है। सबसे पहले ड्राफ्ट रिजोल्यूशन की कॉपी बेटा लिखा है ना, वेयर अ कंपनी रिक्वायर्ड और डिसाइड टू पास एन रिजोल्यूशन बाय वे ऑफ पोस्टल बैलेट इट शैल सेंड अ नोटिस टू ऑल द शेयर होल्डर्स along with a draft resolution explaining the reasons therefor and requesting them to send their assent or dissent in writing on a postal ballot, because postal ballot means voting by post or through electronic means within the period of 30 days from the date of dispatch of the notice। सबसे पहला काम क्या करना है, पोस्टल बैलेट को यूज करना चाहती है तो कंपनी पहला काम क्या करेगी मेरे मित्रों, पहला काम यही करेगी कंपनी कि ये एक लेटर तैयार करेगी, उस लेटर के साथ आपको ड्राफ्ट रिजोल्यूशन और रीजन भी बताना पड़ता है कि हम क्यों आपका जीएम ना बुलाकर पोस्टल बैलेट से इस मैटर पे आपका विचार, कंसेंट या एसेंट या डिसेंट ले रहे हैं। द नोटिस शैल बी सेंट आइदर। अब कंपनी अपने सभी मेंबर्स को, अच्छा कितने लोग मुझे बताएंगे सब लोग जुड़े हुए सर? जी सर फास्ट ट्रैक, जी बेटा द नोटिस शैल बी सेंट आइदर। हाँ बेटा फास्ट ट्रैक, थोड़ा जोर से बोलो ना बेटा, क्या फास्ट ट्रैक? जी नोटिस शैल बी सेंट आइदर थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट।
थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स लाइक रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे भी भेज सकता है, थ्रू कुरियर सर्विस फॉर फैसिलिटेटिंग द कम्युनिकेशन ऑफ द एसेंट और डिसेंट ऑफ द शेयर होल्डर्स टू द रिजोल्यूशन विद इन द सेड पीरियड ऑफ 30 डेज। मतलब ये जो ड्राफ्ट कॉपी है रिजोल्यूशन की, ड्राफ्ट कॉपी ऑफ रिजोल्यूशन कंपनी अपने मेंबर्स को भेजेगी, है ना। किसके थ्रू भेजेगी? ये 3 मोड्स है भेजने का। रजिस्टर्ड पोस्ट से चला जाएगा, स्पीड पोस्ट से भी जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मींस, है ना, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे, थ्रू कुरियर सर्विस से भी जा सकता है। बहुत सारे तरीके इन्होंने बता रखे कि भाई ऐसे भी जा सकता है, वैसे भी जा सकता है। इसके अलावा सिर्फ भेजना काफी नहीं है, ड्राफ्ट को एक एडवर्टीजमेंट भी देना होगा कि भाई हमने जितने लोगों का नाम था कंपनी के पास, जी बेटा, कंपनी के पास जितने लोगों का नाम था हमने सबको भेज दिया है। क्या भेज दिया है बेटा? क्या भेज दिया? हमने सबको भेज दिया है। क्या भेज दिया बेटा? ड्राफ्ट कॉपी ऑफ रिजोल्यूशन फॉर पोस्टल बैलेट। अगर आप में से किसी को नहीं मिला तो कंपनी से संपर्क करें, है ना। ध्यान दीजिए सर, आज सर इसको समाप्त ही करके चलना है। An advertisement shall be published at least once in vernacular newspaper in the principal vernacular language of the district. Principal means अगर उस डिस्ट्रिक्ट में क्षेत्रीय भाषाएं बहुत सारी है तो जो मेन भाषा है उसमें district in which the registered office of company is situated and having a wide circulation in that district and at least once in English language in an English newspaper having a wide circulation in that district about having dispatch the ballot paper। सर इस जो एडवर्टीजमेंट है चाहे इंग्लिश हो या हिंदी, उसमें का सब्जेक्ट मैटर क्या होगा? व्हाट टाइप ऑफ मैटर यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट। जी जी जी, बहुत अच्छे। कॉपी ऑफ रिजोल्यूशन, ग्रेट बेटा, कॉपी ऑफ रिजोल्यूशन। शर्मा जी बहुत अच्छा कर रहे हैं और एक हमारे भाई साहब भी जुड़ गए हैं। तो आप बताइए सर, आप अपने से तो पढ़ ही लेते इसे, लेकिन सर ने बताया तो कुछ तो फायदा होगा। जी बेटा, यहाँ पे लिखा है हैविंग अ वाइड सर्कुलेशन इन दैट डिस्ट्रिक्ट and at least once in English language in an English newspaper having wide circulation in that district about having dispatched the ballot papers and specifying therein inter alia the following matters namely। कौन कौन सी बातें बताना पड़ेगा? सर इंटर एलिया मीन्स among other things, बहुत सारी चीजें बताएंगे। जी दोस्तों, स्टेटमेंट टू द इफेक्ट, एक स्टेटमेंट, एक लाइन डलवा दीजिए कि कौन कौन सा बिजनेस ट्रांजेक्ट होगा पोस्टल बैलेट से, which includes voting by electronic means, date of completion of dispatch कि हमने किस डेट तक डिस्पैच कर दिया था, date of commencement of voting, date of end of voting। सर प्लीज बताइए कितने दिन में मेंबर्स के यहां से जवाब कंपनी के पास आ जाना चाहिए? बेटा आप ही लोग सब कुछ है मेरे, कितने दिन में मेंबर्स लोग रिटर्न जवाब भेज देंगे? कितने दिन में मेंबर्स लोग रिटर्न जवाब भेज देंगे कंपनी को? फटाफट बताइए। 30 डेज में। द स्टेटमेंट दैट ए पोस्टल बैलेट रिसीव्ड फ्रॉम द मेंबर्स बियॉन्ड द सेड डेट, और ये भी डाल देंगे कि सर 30 दिन के बाद आपका कॉपी आया है, हमारे पास रिप्लाई आया है, रिस्पॉन्ड आया है, तो सर जी हम मानेंगे कि आपका रिस्पॉन्स जो है गुड फॉर नथिंग है, उसका कोई मतलब नहीं है। आगे है a statement to the effect that members who have not received postal ballot from forms may apply to company and obtain a duplicate। wow सर ये जो ड्राफ्ट रिजोल्यूशन आप भेज रहे हैं उसके साथ साथ ये भी लिखना होगा कि अगर किसी मेंबर को ओरिजिनल नहीं मिला तो ड्राफ्ट कॉपी या डुप्लीकेट भी जो है वो भेज सकता है। क्या बात है दोस्तों, क्या बात है, फटाफट बताइए अगर समझ में आता है। जी दोस्तों, समझ में आ गया है तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा और आपको तो हर बात अच्छा लगता है बेटा। जी दोस्तों, जी जी जी, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए बेटा। जी बेटा, यहां है कंटैक्ट। जी बेटा फटाफट बताइए। कंटैक्ट डिटेल्स ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल to address the grievance connected with the voting by postal ballot including voting by electronic means। members are send the reply within 30 days। थैंक यू जनाब, थैंक यू वेरी मच बेटा, आप लोग ने चांद लगा दिया। सर नोटिस या ड्राफ्ट रेजोल्यूशन भेजा तो है, द नोटिस ऑफ पोस्टल बैलेट shall also be placed on the website of the company forthwith।
after the notice is sent to the members and such notice shall remain on such website till the last date for receipt. wow सर ये जो पोस्टल बैलेट का नोटिस है ये कंपनी मेंबर्स को तो भेज दी, विज्ञापन भी कर दी, साथ ही साथ अगर कंपनी के पास वेबसाइट है तो वेबसाइट पे भी इसको डालिए। कब तक डाल के रखना है? जब तक कि लास्ट डेट ऑफ वोटिंग खत्म ना हो जाए। बीओडी शैल अपॉइंट वन स्क्रूटिनाइजर। स्क्रूटिनाइजर मींस ऑब्जर्वर, जिसका काम होगा जितने भी मेंबर्स के तरफ से रिप्लाई आ रहा है उनका ध्यान रखना। जी दोस्तों, है ना बेटा? who is not in employment of the company and who in opinion of board can conduct the postal ballot voting process in a fair and transparent manner. in a fair and transparent manner मतलब अच्छे से उसको कंडक्ट कराने के लिए हो। स्क्रूटनाइजर जो होना चाहिए वो कंपनी के एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। स्क्रूटनाइजर शैल बी विलिंग टू बी अपॉइंटेड एंड बी अवेलेबल फॉर द पर्पस ऑफ ascertaining the requisite majority। ये सब बातें लिखा हुआ है कि उसको मेजोरिटी की बात भी समझनी है। पोस्टल बैलेट रिसीव्ड बैक फ्रॉम द शेयर होल्डर्स शैल बी केप्ट इन द सेफ कस्टडी ऑफ द स्क्रूटनाइजर। वाओ सर, अच्छा एक चीज बताइए, मेंबर्स जो हैं अपना अपना रिप्लाई एक ही दिन में कंपनी को भेज देंगे या अलग अलग डेट को? सोचिएगा, मेंबर लोग अपना अपना रिप्लाई कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे अलग अलग डेट को भेजेंगे। स्क्रूटनाइजर का काम क्या है? रिपोर्ट टू चेयरमैन। ओहो, क्या बात है भाई, शर्मा जी तो हमसे भी आगे चल रहे हैं, क्या बात है। स्क्रूटनाइजर अपनी राय, स्क्रूटनाइजर अपना व्यू किसको बता देगा? चेयरमैन को। द स्क्रूटनाइजर से सबमिट हिज रिपोर्ट एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ, बोलो बेटा, लास्ट डेट ऑफ, बोलिए लास्ट डेट ऑफ, या आप ही का बुक था, लास्ट डेट ऑफ जो भी है यहाँ पे पोस्ट। नो पर्सन सेल डिफेस। ओहो क्या बात बेटा, ये 7 दिन में भेज देगा, वो तो ठीक हो गया। अब यहाँ पे द स्क्रूटनाइजर शैल मेंटेन रजिस्टर आइदर मैनुअली और इलेक्ट्रॉनिकली टू रिकॉर्ड देयर एसेंट और डिसेंट रिसीव्ड मेंशनिंग द पार्टिकुलर्स ऑफ नेम, एड्रेस, फोलियो नंबर और क्लाइंट आईडी एक्सेट्रा। Postal ballot and all other papers relating to postal ballot, including voting by electronic means, shall be under the safe custody of scrutinizer till the chairman considers, approves, and signs the minute. And thereafter, the scrutinizer shall return the ballot papers and other related papers to register to the company, who shall preserve such ballot papers and related paper or register safely. कितने दिनों तक इसकी कोई लिमिट नहीं है? सर बताइए बेटा, इसका मतलब क्या हुआ? बैलेट पेपर आया तो कितने दिन तक रखना है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। कौन सर आपने तो पढ़ाया था बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट सर 8 साल। सर बैलेट पेपर है ना, इसका कोई लिमिट नहीं है। द एसेंट और डिसेंट रिसीव्ड आफ्टर 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिस शैल बी ट्रीटेड एज इफ रिप्लाई फ्रॉम मेंबर्स हैज नॉट बीन रिसीव्ड। माना जाएगा कि आपने कोई जवाब नहीं भेजा है। The result shall be declared by placing it along with the scrutinizer report on the website of the company. The provision of Rule 20 regarding voting by electronic means shall apply as far as applicable. Mutatis mutandis to this rule in respect of voting by electronic means. वोटिंग का जो तरीका है वो ऐसा ही होगा जैसे आपने पीछे पढ़ा है। Pursuant to clause A of subsection 1 of section 110। अब आया वो बातें, वो 10 बहाने। जी बेटा, वो 10 बातें आ गई जिनके लिए पोस्टल बैलेट के अलावा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अब ये कहना थोड़ा गलत हो रहा है आज के डेट में। बस बेटा बता दीजिए, मैं मान लूंगा आप लोग अच्छे बच्चे हो। 10 मिनट और बताऊंगा आपको। मुझे बताओ विशाल भाई और सभी बच्चे, मुझे बताओ विशाल भाई और सभी बच्चे, हमारे मेरे भाई और बहनें सब लोग बताइए। जी जी जी, मेरे भाई और बहनें सब लोग बताइए। 110 में सब सेक्शन 1 में क्लॉज ए में सर ने बोला कि कुछ मैटर है, द कंपनी सैल कंपनी इन मैटर्स को अगर डिस्कस करना चाहती है, अप्रूवल लेना चाहती है, तो इसके लिए उसको क्या करना होगा आपको मैंने बताया था। सबको याद है क्या? कंपनी सैल, ये देखो यहां पे लिखा है द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ बिजनेस
shall be transacted only by means of voting through a postal ballot. पहला, alteration of the object clause of the memorandum and in the case of company in existence immediately before the commencement of the act, alteration of the main object of the memorandum. कह रहा है कि कोई भी कंपनी अगर अपना ऑब्जेक्ट क्लॉज मेमोरेंडम का इन द केस ऑफ कंपनी एंड इन द केस ऑफ, पहले बेटा मेन ऑब्जेक्ट और अदर ऑब्जेक्ट्स होता था, अब सीधा ऑब्जेक्ट्स और एंसिलियरी ऑब्जेक्ट्स है। मतलब सिंपली समझिए कि कोई भी कंपनी अपना ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करना चाहती है तो उसको पोस्टल बैलेट से ही करना होगा। बट इसका एक्सेप्शन है बेटा, अगर आप पढ़े ना चाहें, ये देखिए ये लाइन बार बार लिख रहा है सर, इस प्रोवाइजो का मतलब बताइए। अगर कोई कंपनी अपना ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करना चाह रही है, पोस्टल बैलेट उसके ऊपर अप्लीकेबल है 110 वाला, लेकिन वो कंपनी कहती है मैं जीएम बुलाने जा रहा हूं जनरल मीटिंग, और मैं तो वो कंपनी हूं जिसको ई वोटिंग भी देना जरूरी है, तो क्या मेरे शेर और शेरनियों उन 10 बातों को केवल पोस्टल बैलेट से ही किया जा सकता है या और भी तरीका है? जरूर बताइएगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट one person companies and other companies having members up to 200 are not required to transact any business through postal ballot. मतलब क्या हुआ? Provided further that one person companies and other companies having members up to 200 are not required to transact any business through postal ballot. का मतलब ये हुआ कि कोई और कंपनी है उसको पोस्टल बैलेट, अगर कोई भी कंपनी, चाहे अदर कंपनी प्राइवेट हो या पब्लिक, इट डजंट मैटर, सर टॉपर्स क्लासेस अपना ऑब्जेक्ट चेंज करना चाहती है, सर टॉपर्स क्लासेस वो 10 बातें करना चाहती है, फिर भी इसके लिए पोस्टल बैलेट जरूरी नहीं है। सर इसलिए नहीं है क्योंकि इसके में जो मेंबर की संख्या 200 है। मान लो आकाश एजुकेशन लिमिटेड, आकाश एजुकेशन लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी है, बट इसमें मेंबर 100 ही हैं, समझने के लिए 100 मेंबर्स ही हैं। क्या इस कंपनी को पोस्टल बैलेट के लिए जो 10 बातें मैंडेटरी की गई है वो अप्लीकेबल है? सर ये नहीं सीखोगे, सर कैसे आगे बढ़ोगे बताओ? वो 10 बातें छोड़ दो बेटा, बट ये बात मत छोड़ो। शर्मा जी ये बातें पकड़ के चलो, फटाफट बताइए क्या कहना चाह रहा है टीचर। प्रोवाइडेड एट एनी एफोर्सेड आइटम ऑफ बिजनेस अंडर सब रूल, जो ऊपर के 10 बातें हैं ना सर, ये 10 बातों का 2 विकल्प है। पहला, अगर कोई कंपनी जीएम प्लस ई वोटिंग की फैसिलिटी दे रही है, सेक्शन 108 वाला वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस, तो उसको पोस्टल बैलेट के अनुसार इन मैटर पे मेंबर्स का अप्रूवल लेने का जरूरत नहीं है। दूसरा, एक ओपीसी के लिए हम बात कर रहे हैं, ओपीसी मतलब 1 पर्सन कंपनी है ना बेटा। अगर एक ओपीसी की बात करें, अदर कंपनीज having members up to 200 are not required to transact any business through postal ballot. उनको कोई भी मैटर पोस्टल बैलेट से ट्रांजेक्ट करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया बेटा? फटाफट बताइए। अब वो 10 बातों का भी लिस्ट एग्जाम में पूछ देता है, तो पहला हमारे पास हो गया अल्टरेशन इन ऑब्जेक्ट क्लॉज। दूसरा है, अगर कोई कंपनी अपने आर्टिकल को चेंज कर रही है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को, इंसर्ट मतलब जोड़ने के लिए या रिमूव मतलब हटाने के लिए, है ना, कुछ ऐसी बातें, और रिमूवल ऑफ प्रोविजन विच अंडर सबसेक्शन 268 आर रिक्वायर्ड टू बी इंक्लूडेड इन द आर्टिकल्स ऑफ कंपनी इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट इट प्राइवेट कंपनी। सर इसका सिंपल मीनिंग है, एक पब्लिक कंपनी अपने आप को कन्वर्ट करने जा रही है प्राइवेट में, कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू कौन सा? प्राइवेट कंपनी। कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी। कौन भाई बहन बताएगा? क्या हमारे शेर और शेरनियां बताएंगे? इसका जवाब देंगे। कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी, ऐसे तो इसका प्रोसेस होता है, लेकिन उसी प्रोसेस में एक कदम ये भी होता है कि वो कंपनी को, उसी प्रोसेस में एक कदम ये भी होता है कि उस कंपनी को बेटा कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा ये समझिएगा। जी बेटा, बेटे क्या करना होगा? जी बेटे, अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इन रिलेशन टू, है ना, कोई कंपनी है अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को क्या कर रही है? चेंज कर रही है। जी जी जी,
है ना, चेंज कर रही है। और चेंज करने का उद्देश्य क्या है कि ये अपने आप को प्राइवेट में, सर ये बहुत बड़ा डिसीजन है क्या इसके लिए, बताओ बेटा। आप लोग कोरम पढ़े थे, अगर आपको याद हो सर क्यों आया था पोस्टल बैलेट, सब लोग बताइए। ओपीसी नॉट रिक्वायर्ड, even a small company having up to 200 members are also not required to approve any matter through postal ballot। जी, approve any matter through postal ballot। क्या बात है दोस्तों, जी बेटा फटाफट बताइए। मोड ऑफ पेमेंट भी, जी दोस्तों आगे चलिए। चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस, आप रजिस्टर्ड ऑफिस का चेंज नहीं पढ़े तो मैं फिर से बताना चाहूंगा। एक कंपनी अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में 4 तरीके से चेंज कर सकती है। पहला, सेम सिटी टाउन विलेज में रहते हुए अपना हाउस नंबर या फ्लोर नंबर चेंज करती है। दूसरा है, एक सिटी टाउन विलेज से निकलकर दूसरे सिटी टाउन विलेज में घुस जाती है। तीसरा है बेटा, है ना, वन आरओसी टू अनदर आरओसी है। और चौथा है, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। किसी को याद है मुंबई में और महाराष्ट्र में और तमिलनाडु में ये वाला केस होगा। सब पहला वाला छोड़ दीजिए, छोटा चेंज है, इसके लिए बोर्ड रेजोल्यूशन से ही काम चल जाता है। बाकी 3 जो रजिस्टर्ड ऑफिस के चेंज हैं, इन तीनों चेंज को करने के लिए, है ना, ओपीसी और छोटी कंपनियां जिसमें अप टू 200 मेंबर्स है वो तो सिर्फ एसआर पास कर लेगी, लेकिन बड़ी कंपनियों को मेरे गाइज, मेरे भाई और बहनें, बड़ी कंपनियों को तो पीबी से ही पास करना होगा। पीबी मतलब पोस्टल बैलेट से। आगे हमारे पास है चेंज इन ऑब्जेक्ट। अभी ऊपर था चेंज इन अल्टरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लॉज। यहां पे क्या है कि आप जिस पर्पस के लिए पैसा पब्लिक से रेज किए थे, सपोज आकाश एजुकेशन लिमिटेड पब्लिक इशू लाई कि हम 500 करोड़ पब्लिक से लेंगे और हम इसके लिए 10 सेंटर डालेंगे, 10 सेंटर डालेंगे, कोचिंग सेंटर। एक सेंटर पे 50 करोड़ खर्च करेंगे समझने के लिए, हाईटेक बनाएंगे सेंटर समझने के लिए। सर जब 500 करोड़ आ गए ना आकाश एजुकेशन लिमिटेड को, तो इसके डायरेक्टर का दिमाग खराब हो गया। एक कहने लगा मैं ऐसा करूंगा कि ये काम हम नहीं करेंगे, एक काम किसी और तरीके से होगा। अब कैसे होगा वो भी बताता हूं। अब ये करे कि नहीं, 500 करोड़ से हम प्रभास जो फिल्म स्टार है उसको लेकर फिल्म बनाएंगे। सर आपको लगता नहीं है कि ये धोखा है, चीटिंग है? सर आपने भगवान सर मान लीजिए पार्टी में हमें बुलाए, बोले आ जाओ, व्यवस्था है पूरा हड्डी का, हड्डी समझ रहे हो ना। सर शर्मा जी आप तो खैर बहुत अच्छे इंसान है, आप लोग ये सब बातें बुखार लगेगी, लेकिन हंसाने के लिए बोला। जब मैं आया तो उधर देखा पालक पनीर और पकौड़ा है। यस सर, मिनट्स एंड इंस्पेक्शन ऑफ मिनट सेक्शन 118-19 बता दीजिए। हाँ अभी बता देता हूं, पहले वही बता दूं। जी बेटा बता दीजिए, बिल्कुल अगली क्लास में वही बता दूंगा। बट ये तो शर्मा जी चूंकि आप जुड़े रहते हैं, मैं आपसे जरूर पूछ सकता हूं, क्या अब आपको पोस्टल बैलेट में थोड़ी थोड़ी बातें क्लियर हुआ? क्या कुछ कुछ बातें क्लियर हुई? 118 और 119 के अनुसार, पोस्टल बैलेट के अनुसार कुछ बातें क्लियर हुआ बेटा? जी बेटा कुछ बातें क्लियर हुआ हो तो मुझे भी बताइए। जी सर। तो अगर कोई कंपनी पैसा रेज कर चुकी है प्रोस्पेक्टस इशू करके, यानी पब्लिक इशू लाकर, और वो पैसा अभी भी जो पब्लिक इशू से पैसा आया था अभी वो अनयूटिलाइज्ड है, तो उस पैसे को अगर आप कहीं और खर्च करना चाहते हो, डाइवर्ट करना चाहते हो, तो इसके लिए एसआर तो पास करना ही है। जी सर, यस सर, 10 मैटर क्लियर है। ओके गाइज, तो ये बच्चे ही हमारे होनहार हैं, ये 10 बातें इनको क्लियर है। जी दोस्तों, विशाल जी ने भी लिखा सर ये सब हमें क्लियर है, इनको मेन दिक्कत है 118 और 119 बता दीजिए। बिल्कुल सर, सर हम लोग आप ही के लिए आते हैं और आप बेटा हमारे लिए आते हैं। ओके, 118 बहुत इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी आना है। आप देखेंगे टॉपर्स वाली बुक में भी तो 4-5 जगहों पे 118 और 119 दिया हुआ है। मिनट्स, सेक्शन 118 prescribes that every company shall prepare, sign and keep minutes, है ना, minutes of every GM of any class of shareholder or creditors
सर पहले तो ये थियोरेटिकल बता रहा है कि मिनट्स किसका किसका मेंटेन होगा, मिनट्स किसका किसका मेंटेन होगा। तो सर 118 केवल जनरल मीटिंग की मिनट्स की बात नहीं करता, मतलब लॉ मेकर इतना स्मार्ट है कि जहां भी मिनट्स होगा, जी जी जी, प्रोसीजर फॉर पोस्टल बैलेट भी क्लियर है। ओके गाइज, सेक्शन 118 सिर्फ इतना बता दीजिए, मैं फिर अगले क्लास में बता दूंगा। बहुत अच्छे, तो आप ही लोगों के लिए क्लास है, अब जो कहेंगे वो मैं पढ़ाऊंगा, है ना। आपने 118 का मैं तुरंत आ गया। यहां पे क्या लिखता है कि हर कंपनी इंक्लूडिंग ओपीसी को प्रिपेयर करना चाहिए, साइन करके रख लेना चाहिए मिनट्स ऑफ एवरी जनरल मीटिंग ऑफ एनी क्लास ऑफ शेयर होल्डर और क्रेडिटर्स इंक्लूडिंग द मीटिंग कॉल्ड बाय रिक्यूजनिस्ट। रिक्यूजनिस्ट का मतलब याद होगा, ईजीएम में था सेक्शन 100 में कि रिक्यूजनिस्ट या रिक्वेस्ट भी कर सकता है। एवरी रिजोल्यूशन पास्ड बाय पोस्टल बैलेट, इवन पोस्टल बैलेट से जो भी 110 में हम लोग पढ़ रहे थे उससे भी कोई मैटर अप्रूव हुआ है तो उन सबका मिनट्स बनेगा। इतने पे इसका दम नहीं माना, ये बोला एवरी मीटिंग ऑफ इट्स बीओडी और एवरी कमिटी और द बोर्ड विद इन 30 डेज ऑफ कंक्लूजन। सर इतना तो स्पष्ट हो गया कि मिनट्स चाहे जनरल मीटिंग का हो, बोर्ड मीटिंग का हो, कमिटी का हो। कमिटी क्या होता है? सब ग्रुप, ऑडिट कमिटी है ना, रेमुनरेशन कमिटी, सीएसआर कमिटी, आपने नाम सुना होगा। सर कहीं भी मिनट्स बनेगा, एक ही सेक्शन आएगा। आप फाइनल में जाएंगे, आपके सर बोर्ड मीटिंग पर आएंगे, फिर बताएंगे कि देखो बोर्ड मीटिंग ऐसे बुलाया जाता है, ऐसे नोटिस होता है, और अंत में कहेंगे कि बेटा इस तरह से इसमें ये काम होता है। मजा आ गया हो तो एक बार जरूर बता दीजिए। सर यस बेटा, एक चीज और लिखा है, विथ देयर पेजेस कंजिक्यूटिवली नंबर्ड, मतलब खाली मिनट्स बनाना नहीं है, जो भी मिनट्स है उनके पेजेस को नंबरिंग भी करना है, 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग भी करना है। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है कि जो मिनट्स के कुछ रूल्स हैं, जैसे एक छोटा सा रूल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। हर मिनट्स के ऊपर साइन होना चाहिए चेयरमैन का। किसका बेटा जी? चेयरमैन का। तो कम से कम फर्स्ट पेज और लास्ट पेज पे चेयरमैन का फुल साइन होना चाहिए, और बाकी पेजेस पे चेयरमैन का क्या चल जाएगा? इनिशियल्स भी। इनिशियल्स समझते हैं सर? इनिशियल्स का मतलब शॉर्ट सिग्नेचर से भी काम चल सकता है, लेकिन जनरली कहा जाता है इसमें जो मेन क्वेश्चन आता है कि मिनट्स के भीतर क्या इंक्लूड किया जाए। मिनट बुक बनाते समय अगर मान लीजिए मीटिंग में कोई डीआईडी, मैं हंसाने के लिए बोलता हूं, कोई डिफामेट्री या कुछ है ना इमटेरियल बात है, या कुछ प्रीजुडिशियल बातें हो गई जिसको रिकॉर्ड करने से कंपनी का गुडविल घटेगा, बढ़ेगा नहीं, तो क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? फिर क्या करना है? अगर कोई डिफामेट्री, इमटेरियल, बस इतना बता दीजिए, हम भी छोड़ देंगे। डिफामेट्री, इमटेरियल बातें हैं, डेट्रीमेंटल बातें, डेट्रीमेंटल मतलब हार्मफुल बातें हैं, तो क्या करना चाहिए? सोचिए। डेट्रीमेंटल मीन्स हार्मफुल बातें, तो क्या करें? प्रयास कीजिए, है ना। इमटेरियल बातें हैं तो क्या करें, है ना बेटा? तो ये सब आपको सोचना है, बताना है कि क्या करें। इमटेरियल बातें हैं, डिफामेटरी बातें हैं, तो क्या करें? ये देखिए, द मिनट्स ऑफ ईच मीटिंग शैल कंटेन अ फेयर एंड करेक्ट समरी। ये तो बहुत बकवास किया इसने, बट ये समझना है मिनट्स के कंटेंट्स क्या है। फेयर एंड समरी होना चाहिए हर बात का। जी दोस्तों, अपॉइंटमेंट मेड एट द मीटिंग ऑफ द मीटिंग फोर्सेड शैल इंक्लूडेड इन द मिनट्स। इन केस ऑफ बोर्ड मीटिंग, बोर्ड मीटिंग में क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन से डायरेक्टर प्रेजेंट थे। इन केस ऑफ ईच रेजोल्यूशन पास एट द मीटिंग, द नेम्स ऑफ द डायरेक्टर्स इफ एनी डिसेंटिंग फ्रॉम और नॉट कंकरिंग विद द रेजोल्यूशन। कंकरिंग मीन्स एग्री करना, जो लोग एग्री नहीं कर रहे हैं, जी इंक्लूड करना होगा। जी जी जी, यहां देखिए, यहां पे ये वाली बात है, मैं यही बता रहा, एनी ऑफ फ्लोइंग मैटर शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द मिनट्स ऑफ मीटिंग। मिनट्स ऑफ मीटिंग में चेयरमैन के पास ये डिस्क्रिप्शन है, चॉइस है कि वो किस बात को ऐड करवाए और किस बात को ऐड ना कराए। फिर भी चेयरमैन शैल नॉट अब्यूज हिज अथॉरिटी, बट लॉ ने क्लियरली कह दिया कि चेयरमैन साहब आप डरिए मत, आपको DID, D फॉर डिफामेटरी, I फॉर इमटेरियल
और डेट्रीमेंटल बातों को बिल्कुल ऐड नहीं करना है। अगर आप में से कोई भाई बताता है तो मुझे बड़ी खुशी होगी। कोई भाई बताता है एनी ऑफ फॉलोइंग मैटर shall not be included in the minutes of the meeting which in the opinion of chairman of the meeting is or could reasonably, है ना बेटा, is or could reasonably regarded as defamatory of any person, किसी व्यक्ति के खिलाफ है, is irrelevant है ना बेटा, irrelevant to the proceedings और detrimental to the interest of the company। बहुत सारी बातें इसने लिख रखा है। इसी को मैं हंसाने के लिए बोलता हूं DID। क्या मतलब होता है DID का फुल फॉर्म बता दीजिए। DID का मतलब यही होगा ना, है ना बेटा, डांस इंडिया डांस नहीं। DID का मतलब है डिफामेटरी, है ना, इमैटेरियल और डेट्रीमेंटल। बच्चे पूछते सब डेट्रीमेंटल टू द फाइनेंशियल इंटरेस्ट, मतलब उस बात को लिखने से कंपनी को तो कोई फायदा नहीं होगा, हाँ नुकसान जरूर होगा। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें लिखा है। द मैटर्स टू बी इंक्लूडेड एक्सक्लूडेड इन द मिनट्स ऑफ मीटिंग शैल बी एट द, कौन सी बात डेट्रीमेंटल है और कौन सी बात नहीं है, ये भी किसकी डिस्क्रिप्शन यानी किसकी इच्छा मर्जी पे डिपेंड करता है, ये भी सोचिएगा। ऑफ द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, जो मीटिंग का चेयरमैन वो तय करेगा कौन सी बात डेट्रीमेंटल है और कौन सी बात डेट्रीमेंटल नहीं है दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग एक एक करके चीजों को समझ सकते हैं। Minutes kept in accordance with the provisions shall serve as the evidence. Sir, this is the legal sanctioning of minutes. Minutes की इंपोर्टेंस को बता रहा है। सर हकीकत क्या है मैं आपको बता के जाऊंगा, है ना। हकीकत ये है जी सर, DID। यस यस यस, DID मतलब ये हो गया। लास्ट में एक लाइन बता देता हूं आपको बेटा। मिनट्स हकीकत क्या है कि कभी कभी तो जो छोटी छोटी कंपनियां होती है वो तो नोटिस भी नहीं भेजती, कुछ भी नहीं करती सर, कुछ भी नहीं करती, सीधा मिनट्स ही बना देती है। कहोगे सर क्या मतलब सर, खाली मिनट्स बना देती, मतलब क्या कहना चाह रहे हो आप? सर ये कहना चाह रहा हूं कि वो इतने ढीले होते हैं, वो खाली मिनट्स बना देते हैं और बोलते हो गया भाई। मिनट्स में जो बातें लिख दी गई कोर्ट भी उसको रिफ्यूज नहीं कर सकता, कोर्ट उसको प्रूफ की तरह ट्रीट करता है। द मिनट्स केप्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन shall serve as the evidence of the proceedings therein। जो भी मैटर हुआ है उसका एविडेंस माना जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपने यहां तक की बातों को अच्छे से समझ लिया होगा, ठीक है। अगर अच्छे से समझ लिया है तो और मैं आपको एक आधा लाइन बता के जाऊंगा। मिनट्स kept in accordance with the provisions shall serve as the evidence, ये तो है। whether minutes have been kept in accordance with this section until the contrary is proved। contrary मतलब जब तक कुछ विरोधाभास नहीं होता है ना, जब तक कुछ विरोधाभास नहीं होता है। the meeting shall be deemed to have duly called and held and all proceeding thereat to have duly taken place। मतलब वही बात है कि दोस्तों अगर मिनट्स मेंटेन हुआ है तो माना जाएगा कि मीटिंग प्रॉपर ढंग से बुलाई गई थी, प्रॉपर ढंग से कंडक्ट हुआ और प्रॉपर ढंग से क्लोज भी हुआ। इसमें आप कुछ खास चेंज करेंगे माना जाएगा कि ये गलत है। फिर से बता दीजिए सर, मिनट्स में जो बातें लिख दी गई वो अकाट्य है, वो माना जाएगा कि वो प्रूफ है, कोर्ट भी उसको रिस्पेक्ट दे रही है। तो आप मुझे बताइए अगर कोई आपसे कभी गलती से भी पूछ ले कि 118 क्या है तो जरूर बता देंगे 118 टॉक्स अबाउट द, सर हम होम ट्यूशन जैसा लग रहा है। जी 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 सर, होम ट्यूशन जैसा लग रहा है। हाँ बेटा आज तो मजा आ गया तुम्हें तो है ना। ऐसा क्यों लग रहा है कि मतलब आपको सर जी घर पे आके पढ़ा दिए, पर्सनल ट्यूशन जैसा लग रहा है। चलो दोस्तों मजा आ गया, आज रुकते हैं क्या, ठीक है, फिर अगली क्लास में आपसे मुलाकात करते हैं। चलो बेटा आप लोग मजे करो, है ना।